हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम लोग अभी फिस्कल पॉलिसी के एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। FRBM एक्ट 2003, इसके बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे। FRBM एक्ट 2003, ठीक है। इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में वैसे, और ये आपको वैसे भी लिखने के लिए भी आता है। यूपीएससी में भी, मेंस में भी आ सकता है। बीपीएससी जेपीएससी जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं जिसमें मेंस का पेपर होता है, यूपीपीसीएस वगैरह एक बार आया हुआ भी है, तो वहाँ पर आपको इसके बारे में लिखने के लिए भी आ सकता है, ठीक है, कि FRBM एक्ट क्या है, ठीक है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, सेलेंट फीचर्स इसका क्या है, उसके बारे में हम लोग अभी देखेंगे, ठीक है। फिस्कल डेफिसिट पॉलिसी जो चैप्टर है हमारा, उसमें ये एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। FRBM एक्ट 2003 में चूँकि आया, इसलिए 2003, ठीक है। अभी इसको मतलब होता क्या है, ये ऐसे इसको क्या बोलते हैं, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट 2003, ठीक है। हम लोग देख रहे थे कि फिस्कल पॉलिसी क्या होता है। एक बार छोटा सा 2 मिनट रिवाइज करा देता हूँ। फिस्कल पॉलिसी क्या होता है? फिस्कल पॉलिसी बजट है ना, यही फिस्कल पॉलिसी है, लेकिन इसमें कुछ और क्या, बजट। जब इस बजट में 2 चीज़ हम लगाते हैं, क्या, फिस्कल कंसोलिडेशन और दूसरा फिस्कल प्रूडेंस, तो क्या होता था, फिस्कल पॉलिसी। इस पर डिटेल लेक्चर मैंने बनाया हुआ है, विथ एग्जांपल मैंने बताया हुआ है। आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, या अलग से प्लेलिस्ट भी बनाया हुआ है, वो आप देख सकते हैं, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, फिस्कल पॉलिसी, ये है बजट, ऐसा बजट जिसमें फिस्कल कंसोलिडेशन भी हो और फिस्कल प्रूडेंस भी हो, ठीक है। लेकिन ये तो लिख दिया गया कि भाई ऐसा करना है, लेकिन कोई भी चीज़ आप जैसे अभी देखो, फंडामेंटल राइट, हम लोग फंडामेंटल राइट के बारे में कितना जानते हैं हमारे, कि भाई ये हमारा फंडामेंटल राइट है। ड्यूटीज़ के बारे में हम लोग को उतना पता नहीं होता है, ठीक है। तो वही है कि आप कुछ भी बता दो बस ऐसे कि आप मोरली ये करना है आपको, ठीक है, तो वो होगा, इम्प्लीमेंट नहीं भी हो सकता। लेकिन अगर आप उसको लॉ बना दो कि नहीं आपको ये करना ही करना है, ये लॉ बन गया आपके यहाँ, तो आपको वो करना पड़ेगा। जैसे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो आपको करना ही करना है, उस टाइप का चीज़, ठीक है। तो इसी चीज़ को फिस्कल कंसोलिडेशन और फिस्कल प्रूडेंस को कहा कि नहीं इसको चलो लॉ में ही लेते आओ, तो वही लेते आए FRBM एक्ट। ये कुछ नहीं, इसी को लीगल क्या बोलो उसको, लीगल प्रोटेक्शन देने की बात हो गई। लीगल इसको क्या बोल सकते हैं, लीगल टर्म या लीगल प्रोटेक्शन, या लीगली इसको जब लेते आया गया तो वो किस नाम से लाया गया, FRBM फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट। मतलब बजट का जो मैनेजमेंट, वही कंसोलिडेशन प्रूडेंस, मतलब आप सोच विचार के बजट बनाइए, और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिस्कल की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, क्या पैसा कहाँ खर्च कर रहे हैं, ये सारी चीज़ के बारे में ही बताएगा, ठीक है। तो ये क्या है, FRBM एक्ट है, हम लोग इसको देखते हैं अभी। एक चीज़ सिंपल समझना क्या है इसमें, आप पहले बेसिक समझ लो कि ये एक्ट लाया क्यों और क्या होता है। देखो अभी क्या है, नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट, जो मोदी गवर्नमेंट चल रहा है, भाजपा सरकार है, ठीक है। क्या हुआ था 2019 में, हाँ, जो इलेक्शन होने वाले थे उससे ठीक पहले क्या किया गया कि गवर्नमेंट ने बोला था ना कि 2000 × 3, मतलब भारत के हर एक किसान को 2000 रुपये करके 3 बारी पैसा दिया जाएगा साल में, ठीक है। क्या स्वावलंबी योजना करके जो शायद ये है ना, स्वावलंबन के वो उसको डिपेंडेंट नहीं होना है किसी पे, इंडिपेंडेंट बनाने के लिए, उसके इनकम को डबल करने के लिए, जो 2022 का गवर्नमेंट का एम है, उसी का ये एक स्टेप है, ठीक है बहुत अच्छा चीज़, बहुत अच्छी चीज़ें हैं, मतलब अच्छा फ़ायदा भी हो रहा है किसान को। लेकिन क्या है, कब ये आया, जब इलेक्शन आने वाला था, जब इलेक्शन सर पर था, ठीक है। तो ऐसा ही होता है कि गवर्नमेंट जब भी इलेक्शन आती है तो क्या है, लोन ले लेती है, बोरोइंग कर लेती है, ताकि पैसे बांट सके। पैसे डायरेक्टली, मतलब ऐसा नहीं कि करप्शन
इट्स नॉट अबाउट करप्शन। ये पैसे बांटने का मतलब कि फ्री कर दिया कि भाई 500 यूनिट बिजली आप लोग को अभी 2 महीने फ्री मिलेगा। ठीक है, कहाँ से गवर्नमेंट पैसा कहाँ से लाएगा 500 यूनिट बिजली का पर हर एक आदमी का? तो लोन ले लेगा फॉरेन से और फिर क्या करेगा, फ्रीबीज बांटना शुरू कर देगा। क्यों? ताकि लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए और उसको वोट कर दे और वो इलेक्शन जीत जाए। तो यही होता है कि इलेक्शन के टाइम में क्या होता है कि धड़ाधड़ पैसा छपता है। गवर्नमेंट क्या की बोली आरबीआई को कि फलना फलना नोट छाप दो, मतलब नोट बनाओ, हमको और पैसे की ज़रूरत है। या कहीं बाहर से जाके वर्ल्ड बैंक से लोन लेके आ गई और लोगों में बांट दिया। कब? इलेक्शन के ठीक पहले, ताकि वो जीत जाए। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो इन सब चीज़ों को क्या किया गया, चेक किया गया कि नहीं ये ऐसा होना नहीं चाहिए, अदरवाइज़ ये क्या होगा, हमारे मतलब आने वाले जनरेशन पे बहुत बड़ा बर्डन क्रिएट हो जाएगा और फिर वो हमारा इकॉनमी भी चरमरा जाएगा। तो इसी चीज़ को लीगली रोकने के लिए, ठीक है, लीगली इसको रोकने के लिए एक एक्ट लाया गया। उसी एक्ट को बोलते हैं FRBM एक्ट, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003। ठीक है, तो सिंपल आप समझ गए कि क्यों लाया गया। अब हम इसको वैसे देखते हैं कि टर्म्स में कि क्या क्या चीज़ क्या क्या सोच के ये लाया गया। तो सबसे पहला चीज़ क्या किया, क्यों लाया गया, इंस्टीट्यूशनलाइज करने के लिए। किसको? तो वही फिस्कल कंसोलिडेशन, फिस्कल प्रूडेंस, ये इसका डिफिनेशन अब जो है ये डिफिनेशन इसका लिख रहे हैं हम लोग। ठीक है, क्या है, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी और फिस्कल मैनेजमेंट एक्ट 2003 में गवर्नमेंट ने लाया और विद द एम टू इंस्टीट्यूशनलाइज फिस्कल कंसोलिडेशन, फिस्कल प्रूडेंस। ठीक है, और इसको सिंपल अगर कहो इस दोनों को तो फिस्कल डिसिप्लिन, कि आपका फिजिकल मतलब मॉनिटरली आपका डिसिप्लिन आप में गवर्नमेंट में आए, उसके लिए ये लाया गया। ठीक है, सबसे पहला चीज़। ठीक, ताकि क्या होगा अगर ऐसा करेंगे, क्या होता, क्यों किए हम बताएं ना कि जब इलेक्शन का टाइम था हम पैसा बोरो कर लिए और बांट दिए, तो उससे क्या हमारा डिफिसिट बढ़ रहा है ना। तो किसके लिए किए, ये क्यों किए, टू रिड्यूस डेफिसिट। किसके लिए, डेफिसिट को घटाने के लिए। ठीक है, और डेफिसिट घटेगा तो क्या होगा, हमारा मैक्रो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। हमारा क्या होगा, मैक्रो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। ठीक है, और क्या होगा, और इसको मतलब डेवलपमेंट होगा, लेकिन ये किया कि मतलब हमारा ऐसे लिखे, मैक्रो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंश्योर करने के लिए। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को इंश्योर करने के लिए क्या किया गया, मैक्रो, यहाँ से यही मैक्रो इकोनॉमिक मैनेजमेंट। तो FRBM एक्ट में क्या किया गया, फिस्कल कंसोलिडेशन या फिस्कल प्रूडेंस, फिस्कल डिसिप्लिन को इंस्टीट्यूशनलाइज, किसके लिए, टू रिड्यूस डिफिसिट एंड टू गेट मैक्रो इकोनॉमिक मैनेजमेंट करने के लिए। ठीक है, कोई दिक्कत, ताकि मतलब कैसे कि बैलेंस्ड, जो भी हम लोग खर्चा वगैरह करें, जो भी चीज़ करें वो बैलेंस्ड करें, बजट क्या हो हमारा, बैलेंस्ड हो। ये क्यों किया गया, ताकि बैलेंस्ड बजट हो हमारा। ठीक है, तो यही एम था, एम का ये डिफिनेशन की कि क्यों किया गया इसको, ताकि फिस्कल कंसोलिडेशन, फिस्कल डिसिप्लिन आए, ताकि हमारा डेफिसिट घटे, हमारा मैक्रो इकोनॉमिक मैनेजमेंट स्ट्रांग हो, वो मैक्रो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंश्योर हो सके और हमारा बजट भी क्या हो, बैलेंस्ड हो। ये मैक्रो इकोनॉमिक डेवलपमेंट छोड़ दीजिए, ये सिर्फ मैक्रो इकोनॉमिक मैनेजमेंट प्रॉपर हो, ताकि ये क्या हो, प्रॉपर हो, टू इंश्योर, क्या इंश्योर करेगा कि हमारा बजट बैलेंस्ड हो। ठीक है, तो यही FRBM एक्ट है। ठीक,
अब इसमें थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ते हैं। सॉरी रब कर दिया, लिख तो लिए होंगे, वीडियो पॉज करके आप इसको लिख सकते हैं। अदर वर्ड में अगर हम कहें, अगर इसका डिफिनेशन और हम चेंज कर दें कि ये डिफिनेशन क्या है, तो हम लोग ये कह सकते हैं ना कि ये क्या है, लीगल स्टेप है। क्या चीज़ है? एक लीगल स्टेप है। क्या है? एक लीगल स्टेप है। अभी मैंने आपको बताया लीगल, ये क्या है? एक लीगल स्टेप है। किसके लिए? फॉर व्हाट? टू इंश्योर, क्या? टू इंश्योर फिस्कल डिसिप्लिन एंड फिस्कल कंसोलिडेशन इन इंडिया। भारत में फिस्कल डिसिप्लिन और फिस्कल कंसोलिडेशन को इंश्योर करने के लिए एक लीगल स्टेप लाया गया जिसको हम लोग FRBM एक्ट कहते हैं, FRBM एक्ट के नाम से जानते हैं। दिस इज ऑल्सो एन डेफिनेशन ऑफ FRBM एक्ट। ठीक है, कोई दिक्कत? अब हम चलेंगे कि इस एक्ट का प्रोविज़न क्या है। ठीक है, इस एक्ट में अच्छा एक चीज़ और, ये इंट्रोड्यूस किया गया FRBM बिल जो है कब आया? 2003 में। और इसने जो इसका जो सेलेंट फीचर है ना, जब मतलब जो फीचर्स इसका आया 2004 में आया था। ठीक है, और ये कब आया? 2003 में जो आया, उस समय फाइनेंस मिनिस्टर थे यशवंत सिन्हा। ये भी पूछा जा सकता है कि किनके उस समय उस टेन्योर किनका था, तो यशवंत सिन्हा का। ठीक है, और ये दिसंबर 2000 में इंट्रोड्यूस किया गया था। इंट्रोड्यूस कब किया गया था? 2000 में फर्स्ट टाइम। ठीक है, पहली बार। लेकिन जो सबसे पहली बार FRBM एक्ट, अगर कोई भी कंट्री अगर पहली बार मतलब फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी और बजट मैनेजमेंट के बारे में सोचा, वो सबसे पहला कंट्री कौन था? न्यूजीलैंड। ठीक है, न्यूजीलैंड। और कब? 1994 में। तो ये एक मतलब छोटा सा इन्फॉर्मेशन है, ये आपको पता होना चाहिए कि FRBM एक्ट जैसा चीज़ सबसे पहली बार न्यूजीलैंड जो है वो कंट्री लेके आई थी और 1994 में इसको उन्होंने इम्प्लीमेंट किया था। ठीक है, और ये मैंने बताया कि FRBM एक्ट 2003 में आया और ये नोटिफाई कब हुआ, कब लागू मतलब काइंड ऑफ, तो 2004 में। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे क्या? इसके सेलेंट फीचर्स को। इसके क्या सेलेंट फीचर्स? ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको डायरेक्ट बोल दिया जाएगा कि राइट डाउन द सेलेंट फीचर्स ऑफ FRBM एक्ट। और आपको ऑप्शन PT में क्वेश्चन कैसे आएगा कि लेट व्हाट आर द ट्रू स्टेटमेंट्स अबाउट FRBM एक्ट, ABCD ऑप्शन, उसके बाद आंसर ABC AB। तो सेलेंट फीचर्स हम लोग को इसलिए इसका जानना जरूरी है। सबसे पहला इसका सेलेंट फीचर क्या है? इसमें एक टारगेट सेट किया गया। क्या किया गया? एक टारगेट सेट किया गया। किसके लिए टारगेट सेट किया गया? किसके लिए? रेवेन्यू डेफिसिट, कल मैंने बताया था RD। और दूसरा चीज़ है क्या था? फिस्कल डेफिसिट। ये डेफिसिट है, कहा गया इसमें FRBM एक्ट में कि रेवेन्यू डेफिसिट जो है उसको आपको जीरो करना है। कितना करना है? जीरो। कब? 2004 में ये आया सेलेंट फीचर इसका जो नोटिफाई किया गया। कब? 2004 में। तो कहा कि 2004 से 2009 मतलब 5 साल का इसको टाइम दिया गया कि 5 साल में आप लोग क्या कीजिए कि रेवेन्यू डेफिसिट, गवर्नमेंट को कहा गया कि आप रेवेन्यू, इस एक्ट में कि आप रेवेन्यू डेफिसिट को अपना जीरो कीजिए। आई डोंट नो एनीथिंग बट आप इसको जीरो कीजिए। ठीक है, ये क्या है? इसका टारगेट सेट किया गया। दूसरा क्या किया गया कि फिस्कल डेफिसिट जो है आपका वो 3% ऑफ GDP तक आपको लाना है। इसको आप घटाइए। ऐसा नहीं कि बोरोइंग करते जाइए और डेफिसिट बढ़ाते जाइए, नहीं। आपको क्या करना है? एट एनी कॉस्ट FD को जो है फिस्कल डेफिसिट को 3% तक लाना है। किसके? GDP के। ठीक है, और इसमें ये कहा गया कि एनुअली जो है मतलब ये कैसे कीजिएगा आप, तो बोला गया कि एनुअली आप कीजिए कि RD इसको रेवेन्यू डेफिसिट को 0.5% से डिक्रीज़ कीजिए, घटाइए, और FD को 0.3% से डिक्रीज। मतलब एक बार में ही नहीं, आपको अगर मैं ये कह रहा हूँ आपको
कि आपको इसको डिक्रीज़ करना है, तो कैसे डिक्रीज़ कीजिएगा, आप कैसे इस लेवल तक पहुंचेगा, तो आपको एनुअली क्या करना है, 0.5% रेवेन्यू डेफिसिट घटाइए हर साल और फिजिकल डेफिसिट घटाइए 3 साल। ये क्या था, रिकमेंडेशन था, फीचर्स था कि ये रिकमेंड किया गया कि दिस यू हैव टू डू, गवर्नमेंट को एक टारगेट दिया गया। ठीक है, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए थोड़ा सा मैं फास्ट अभी अब चलूँगा। ठीक है, सेकेंड क्या कहा गया कि देखो प्रिंटिंग ऑफ मनी ये बैन कीजिए। गवर्नमेंट क्या करती थी, इलेक्शन के टाइम में आरबीआई को बोला कि आप भाई इतना मनी प्रिंट कर दो और हमको दे दो, हमको पैसा का ज़रूरत है, तो बोला कि नहीं इसको बैन कीजिए आप। तो 1 अप्रैल 2006 से इसको बैन कर दिया गया। ठीक है, तीसरा चीज़ मतलब बैन कर दिया कि अब छपेगा ही नहीं। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट इलेक्शन के टाइम में बोलेगी, गवर्नमेंट से बोलेगी नहीं अब एक सर्टेन प्रोसीजर है उसी से पैसा छपेगा, कितना छपेगा नहीं छपेगा वो हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी में देखेंगे। ठीक है, तो ये बैन कर दिया गया। तीसरा कर दिया गया कि गारंटी पर कैप लगाइए, कैप ऑन गारंटी। आप जो गारंटी देते हैं मतलब कोई भी गारंटी मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट पैसा उठाती है ना मार्केट से, उसके अगेंस्ट गारंटी देती है। ठीक है, कोई ऐसा जैसे बॉन्ड वगैरह दिया तो उसको उस पर भी कैप किया कि एक सर्टेन लेवल तक ही आप ये कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, उसके बाद क्या किया, आप क्वार्टरली, गवर्नमेंट को कहा गया कि क्वार्टरली रिपोर्ट डालिए पार्लियामेंट में दोनों हाउस में, लोकसभा और राज्यसभा, बोथ हाउस में आप क्या कीजिए, क्वार्टरली रिपोर्ट डालिए। ठीक है, मतलब रिपोर्ट दीजिए कि इस पर आप क्या काम कर रहे हैं, क्या आपका अभी का स्टेटस है कि एक क्वार्टर में हम इसमें कहीं गए कि नहीं, इसमें कुछ किए कि नहीं, या इन सब चीज़ में। ठीक है, उसके बाद क्या है, फिफ्थ क्या है, कहा गया कि आपको 3 क्या देना है, रिपोर्ट्स, 3 रिपोर्ट्स सबमिट करने के लिए कहा गया ईयरली। ठीक है, ये तो क्या था क्वार्टरली और ये क्या है एनुअली। आप 3 रिपोर्ट दीजिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कहा गया। क्या रिपोर्ट दीजिएगा, मैक्रो, पहला रिपोर्ट का नाम है मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट, हाँ रिपोर्ट ने स्टेटमेंट, माइक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट। दूसरा क्या है, मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट, और लास्ट कहा गया क्या, फिस्कल पॉलिसी स्ट्रेटेजी स्टेटमेंट। फिस्कल पॉलिसी स्ट्रेटेजी स्टेटमेंट कहा गया कि आपको ये 3 रिपोर्ट पेश करना है, देना है कहाँ, पार्लियामेंट में, ये एनुअली, इससे रिलेटेड। ये क्या हो गया, फिफ्थ इसका फीचर। ठीक है, और लास्ट एक चीज़ और इसमें कहा गया, लास्ट ये कहा गया कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन आप ब्रीच कर सकते हैं। इसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन आ जाए आपके पास, जैसे अभी कोविड का आ गया कि अगर सब कुछ नॉर्मल है तब तो आप 0 कीजिए आरडी को 5 साल में 3% तक एफडी को लाइए, जो हम लोग फर्स्ट देखे। लेकिन कहा गया कि अगर ऐसा कंडीशन आ जाए या आप नोट नहीं छापिए कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन, जैसे कोविड का सिचुएशन अभी आ गया, बेस्ट एग्जांपल इसका क्या है, कोविड का सिचुएशन आ गया, तो इस कंडीशन में आप ब्रीच कर सकते हैं। अगर कोविड के सिचुएशन में आप एफडी 3% ना भी ला पाए तो कोई बात नहीं, लेकिन ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन, और इस केस में क्या करना होगा, फाइनेंस मिनिस्टर को स्टेटमेंट देना होगा कि ऐसा क्यों हुआ, हम लोग क्यों नहीं कर पाए, या क्या कंडीशन था कि हम लोग इसको ब्रीच किए टारगेट को। ये पार्लियामेंट में इसको क्या करना पड़ेगा, स्टेटमेंट देना पड़ेगा, किसको, फाइनेंस मिनिस्टर को। तो ये क्या था, इसका सेलेंट फीचर था। अब हम लोग फटाक से इसके ऑब्जेक्टिव पे जाएंगे। क्यों किया गया ये सब चीज़,
तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑब्जेक्टिव, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या था कि फाइनेंशियल ऑपरेशन, मतलब फाइनेंशियल ऑपरेशन जो गवर्नमेंट कर रही है। फाइनेंशियल ऑपरेशन मतलब वही इलेक्शन के टाइम पे लोन ले रही है या कहीं से पैसा उठा ले रही है गवर्नमेंट, वो क्या हो, अकाउंटेबिलिटी उसमें लाया जाए, एंड अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी। अब आपको ये बताना पड़ेगा भाई आपको पार्लियामेंट में कि क्यों आप ऐसा किए, क्यों पैसा अचानक से आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ गई कि आप पैसा उठा लिए जाके वर्ल्ड बैंक से। तो अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी ऑब्जेक्टिव था कि इसको इंश्योर करने के लिए किया गया। ठीक है, दूसरा चीज़ क्या किया गया, स्टेबिलिटी लाने के लिए, फिस्कल स्टेबिलिटी। लॉन्ग रन में, मतलब लॉन्ग रन में कंट्री में क्या हो, फिस्कल स्टेबिलिटी आए। ठीक है, और कैसा, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की किस टाइप का स्टेबिलिटी, तो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आए कंट्री में, है ना। मतलब आप ऐसा समझो कि आप क्या कर रहे हैं, FRBM एक्ट पे आपको एक्सेस लोन लेने से हम रोक रहे हैं, है ना। एक चेक वल्व लगा रहे हैं, तो आप एक्सेस लोन नहीं लोगे तो हमारा क्या होगा, लोन ज़्यादा नहीं होगा, तो हम स्टेबल होंगे किसी पर ऐसे। मतलब क्यों, मान लो आप 5 रुपया कमा रहे हो और 4 रुपया आपका लोन में ही चला जा रहा है, तो आपके पास तो 1 ही रुपया बच रहा है ना, आपका सेविंग्स क्या बचा, उसमें खाना पीना खा के आप कुछ सेव नहीं कर पाओगे, अल्टीमेटली आपकी स्टेबिलिटी कभी नहीं आएगी। तो सेम वही, ये जो इंडिया है ना, जो इंडिया का इकॉनमी है, इसको एक आदमी मान लो और इस आदमी का ये खर्चा पानी है, इसी को बता रहे हैं कि आप पे ये चेक कर दिए कि भारत तुम एक आदमी हो, तुमको ये स्टेबल होना है ना, तो तुम अगर सिर्फ सारा पैसा लोन में देते जाओगे, चुकाते जाओगे, तुम स्टेबल कब होगे। तो इसीलिए तुम ये काम करो ताकि तुम्हारे अंदर स्टेबिलिटी आए। तो क्या ऑब्जेक्टिव था, स्टेबिलिटी को इंश्योर कराना लॉन्ग रन में। ठीक है, तीसरा क्या है, बेटर कोऑर्डिनेशन, बेटर कोऑर्डिनेशन स्टेब्लिश करना, इंश्योर करना, किसके बीच, फिस्कल पॉलिसी और मॉनिटरी पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी और मॉनिटरी पॉलिसी के बीच कोऑर्डिनेशन, मतलब कि अभी क्या है, गवर्नमेंट कुछ कर रही है, पहले क्या था, गवर्नमेंट कुछ कर रही है, RBI कुछ कर रही है, मॉनिटरी पॉलिसी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, RBI क्या करती है, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो, SLR, MSF, ये सारा चीज़ है ना, इसको आगे हम लोग देखेंगे। तो क्या है, इससे क्या करती है गवर्नमेंट, हमारा जो कंट्री है उसमें जो इन्फ्लेशन है वगैरह जो भी चीज़ है, इसको कंट्रोल करती है, सारी चीज़ को, प्राइस राइज वगैरह को कंट्रोल करती है। तो दोनों में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो काम चलेगा। इधर RBI कोशिश कर रहा है कि भारत को जो है मजबूत बनाना है, इसका इकॉनमी को स्टेबल बनाना है, हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना रखना है कि हमारा इकॉनमी बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन नहीं आ जाए, मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसा नहीं चला जाए, प्राइस राइज नहीं हो जाए। और गवर्नमेंट कुछ अलग कर रही है, गवर्नमेंट वहाँ से पूरा लेते आया हम पैसा 50-100 करोड़ रुपया और सबको पैसा दिए जा रहा है कि लो पैसा लो पैसा लो पैसा लो। पता चला ये इन्फ्लेशन रोक रहा है, ये इन्फ्लेशन ला रहा है। तो इस दोनों के बीच को क्या करना पड़ेगा, कोऑर्डिनेशन इंश्योर करना पड़ेगा। तो इसका ऑब्जेक्टिव ये भी क्या है कि इसके बीच आप क्या कीजिए, कोऑर्डिनेशन इंश्योर कीजिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंटर जनरेशनल, आप क्या कीजिए, बर्डन को डिक्रीज कीजिए और स्टेबिलिटी इंश्योर कीजिए, या सस्टेनेबिलिटी आना चाहिए। इंटरजनरेशनल, ऐसा नहीं कि आज क्या किए मोदी जी अपने मतलब खुद को बचाने के लिए वहाँ से जाके 50,000 करोड़ रुपया उठा के ले आए और 2024 के इलेक्शन में बांट दे और वो हार जाए, तो क्या होगा, वो जो पैसा है बाद वाले जनरेशन को चुकाना पड़ेगा ना, तो उसको तो बचाना है ना, उसको स्टेबल देना है ना। आगे हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी क्या है, सस्टेनेबली
सस्टेनेबिलिटी जो गोल्स है हमारा जो सेट किया गया, क्यों किया गया, ताकि दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। हर चीज़ में आप अगर आज पानी खर्च कर रहे हैं तो आप उतना ही पानी खर्च कीजिए जितना नीड है, मतलब, और उसमें भी कुछ एक्स्ट्रा बचाइए ताकि आने वाले पीढ़ी को पानी मिले। दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सेव समथिंग फॉर द नेक्स्ट जनरेशन। तो नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी हमको सोचना पड़ेगा। हम ऐसा नहीं कि देश को इतना ज़्यादा बर्डन में डाल दे कि वो साल आने वाले को मतलब 50 साल लग जाए उसको चुकाने में ही। तो वही इसका क्या है ऑब्जेक्टिव, एक इंटरजेनरेशनल बर्डन को डिक्रीज कराना। तो ये क्या है FRBM एक्ट और इससे रिलेटेड इसका ऑब्जेक्टिव वगैरह। तो मेन यही था, हम लोग इसी के बारे में आज चर्चा करने वाले थे और ये कर लिए। अभी क्या है ना कि इसके बाद FRBM एक्ट 2003 के बाद FRBM एक्ट 2.0 नेक्स्ट भी NK सिन्हा कमेटी जो कि चेयरमैन है नीति आयोग के, मतलब जो चेयरपर्सन है, उनका भी रिकमेंडेशन आया। अभी हम लोग उसको देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में उस पर बनाऊंगा कभी, और फिर उसको कंपेयर करेंगे हम लोग, ठीक है। तो अभी ये आज के लिए थैंक यू। अगर मतलब अच्छा लग रहा है कंटेंट, अगर आप लोग को पसंद आ रहा है तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जो भी कंपटीशन के UPSC स्टेट PCS की तैयारी कर रहे हैं, जितना अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग होंगे और आप लोग का अगर कुछ डिमांड है किसी खास टॉपिक पे तो वो आप बताइए, और मैं अपने हिसाब से भी एक एक स्पेसिफिक टॉपिक जिससे क्वेश्चन आते हैं, जैसे नीति आयोग हो गया उससे आना ही है, प्लानिंग कमीशन हो गया उससे क्वेश्चन आना ही है, तो हम उस पर भी अलग अलग नेक्स्ट जो BPSC का एग्ज़ाम या JPSC का एग्ज़ाम होने वाला है उसको ध्यान में रखते हुए मैं वो आपको प्रोवाइड कराऊंगा उसके मटेरियल्स। ओके, थैंक यू।